हमारा नागरिक भटक रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो किस ओर जाए, नागरिक है कि नहीं है। इन मुद्दों पर नमस्कार, मीडिया मैप के दर्शकों, आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य में जिस प्रकार से अपराधों की दर बढ़ रही है, उसके कारण क्या है और निवारण क्या है। देखिए, इसमें जो बात हम देख रहे हैं कि ये आम अपराध नहीं है, वो शिक्षा के क्षेत्र में अपराध है। वो जैसा कि आपने राम मंदिर के केस में देखा कि जिस प्रकार की वहाँ चंदा की चोरी हुई, चंदा को लूटा गया, उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, मतलब नकल, पर्चों का लीक होना, परीक्षाओं का बार बार किया जाना, ये एक हमारी यंग जनरेशन के साथ एक अपराध है और उनके भविष्य को हम खराब कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक अपराध ये भी है कि विदेश नीति जिस प्रकार की प्रधानमंत्री मोदी जी की रही है, जो बहुत चूक हुई है, हम उस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले अपने अग्रज साथी रामशरण जोशी जी के पास चलना चाहता हूं, और उसके पहले कि मैं उनसे पूछूं, मैं परिचय करा दूं। आज हमारे साथ मोहम्मद मंसूरी साहब भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और वर्षों का उनका अनुभव है। दूसरे साथी हमारे प्रोफेसर रामशरण जोशी हैं, जिनकी चर्चा हम कर रहे थे। तो मैं चलता हूँ रामशरण जोशी जी के पास, उनसे पूछता हूँ इन अपराधों के कारण क्या है, बताएं आप हमारे दर्शकों को। शशि जी, आज आपने बहुत ही विचित्र सवाल किया, क्योंकि पिछले 10-12 साल में अपराध ही क्या, हर चीज का जो पूरा लैंडस्केप है वो बिल्कुल बदला हुआ है, बदल चुका है। देखिए, अपराध तो कई प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो को अगर देखें तो उसमें 2 तरीके के अपराध बढ़े हैं। मैं जानबूझ करके आपके दर्शकों से कह रहा हूँ कि वैसे ओवरऑल तो ब्यूरो ने दावा किया है कि कम हुए हैं, लेकिन उसने ये 2-3 बातें जरूर स्वीकार की हैं कि एक तो साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी 17.5% साइबर क्राइम बढ़ा है 2025 तक, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। दूसरा, उसने ये भी स्वीकार किया कि दलित और आदिवासियों के खिलाफ भी ये क्राइम बढ़ा है, इसमें कोई कमी नहीं आई। तीसरी बात उसने ये भी माना है कि औरतों और बच्चों को लेकर में क्राइम पूरी तरह से कम नहीं हुए, लेकिन लगभग ऊपर की तरफ ही है। लेकिन दूसरा उन्होंने जो दावा किया कि साहब हत्या, ये स्ट्रीट रॉबरी वगैरह, इसमें कुछ कमी आई है, ठीक है, मान लीजिए। ये तो एक जनरल बात हो गई। अब सबसे बड़ी बात जो आपने शुरू में कही, जो विशेष ढंग के जो अपराध बढ़े हैं, अपराध और पाप, मैं दोनों चीजों को एक साथ ले रहा हूं, क्योंकि अपराध का तो सीधा संबंध कानून से होता है, लेकिन पाप का संबंध धर्म से, मर्यादा से, नैतिकता से, आध्यात्मिकता से, बड़ा सनातनी मूल्यों से होता है। तो वो पाप और संवैधानिक अपराध दोनों को अगर हम देखें तो पिछले 10-12 साल में जबरदस्त बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे ताजा उदाहरण ले लें अपन अपने अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर का,
बड़ी शान के साथ उन्होंने 2024 में उसका उद्घाटन किया था। और राम जी के नाम पर पिछले 70-80 साल से लड़ाई लड़ रहे थे कि साहब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद गिराकर राम जन्मभूमि बननी चाहिए, पुराना सर ठीक है चलिए। अब वो आस्था के नाम पर यानी हमारे जो दो मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, वो ज्यादा बता सकेंगे अपने वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के, कि एक तो थे वो कौन है, गोगोई साहब। अब गोगोई साहब के जमाने में इसका फैसला हुआ और उसको अगले दिन ही उन्होंने उनको मतलब थोड़ी देर के बाद उनको राज्यसभा का उपहार मिल गया और राज्यसभा के मेंबर बन गए। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो मैं चंद्रचूड़ जी की कहता हूँ। चंद्रचूड़ जी ने स्वीकार किया ये सब मुझे कोई सूझ नहीं जाता, मैं क्या करूं, ये तो आस्था का मामला है। फिर मैंने ईश्वर के सामने गया कि कुछ मेरा मार्गदर्शन करिए, तो मैंने उस आस्था की तौर पर ईश्वर से लेकर के मैंने ये फैसला दे दिया कि भाई यह तो बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि मस्जिद। अब मैं ये 2-3 बातें कहूंगा। ये आस्था का मामला तो सबसे पहले श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उठाया था कि अरे भाई वो राम जन्मभूमि का मामला है, वो आस्था का है, अब उसको खुदाई उदाई करने से क्या। अब वैसे तो सच बात तो ये तुम एक जमाना था, अगर हुनसान और फाइयान को आप पढ़े हो, वो अयोध्या गए थे कि वहाँ बौद्धों का रहा सबसे सबसे, तो वहां पर मस्जिद कहाँ से आ गई, तो मंदिर कहाँ से आ गया, मस्जिद तो बात की वैसे मंदिर कहाँ से आ गया। लेकिन लेकिन अब आडवाणी जी ने जो एक नरेटिव तैयार किया और वहां से क्या वो सोमनाथ मंदिर से लेकर के अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की शायद 1990 के अंदर, तो सब वो मतलब सब वो आस्था की बात है। लेकिन सबसे बड़ी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस ने कहा कि आस्था, और ये आस्था वही है, मैं इसको और थोड़ा सा और समझा दूं सतीश जी। हमारे जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा था कि मेरे सपने में क्राइस्ट आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई आप इराक पर हमला कर दो। ये कहा उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में, ऑन रिकॉर्ड कहा है। तो जॉर्ज बुश जूनियर और हमारी चंद्रचूड़ दोनों में फर्क क्या रह गया है। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए। ये पाप और अपराध में दोनों को मानता हूं। पाप तो ये हुआ कि वाकई आपने धोखा दिया, और अपराध एक तरीके से अगर कल कोई सरकार बदल जाए और दूसरी सही ढंग की सरकार आए तो इंडिपेंडेंटली इसका इन्वेस्टिगेशन हो, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपराध किया है और जनता के साथ आपने पाप किया है। तो ये 12 साल में, 14 साल में, 13 साल में ये पाप और अपराध का जो नया नैरेटिव सामने आया, नई तस्वीर सामने आई है, इससे पहले नहीं थी। तो ये खास जोशी जी आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की कि अपराध हुआ और किस प्रकार आस्था के साथ धोखा होना ये बहुत बड़ा अपराध है। अब मैं आपसे फिर आऊंगा आपसे बात करने। मैं अपने साथी एडवोकेट के पास चलना चाहता हूं, मंसूरी साहब के पास। मंसूरी साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि जो आज शिक्षा व्यवस्था में जो धांधलियां हो रही हैं और हमारा युवा वर्ग नाराज है, सड़कों पे उतरा हुआ है, जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहा है, आपको क्या नहीं लगता है कि इसकी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कैबिनेट सिस्टम में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निरूपित है, स्थापित है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मेरा मानना ये है कि युवा वर्ग के साथ एक अपराध हो रहा है, अपराध हुआ है, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। उस परिदृश्य में मंसूरी साहब आप इसको कैसे देखते हैं? जी धन्यवाद। और जैसे कि
आपने अभी प्रश्न किया, जो आज का टॉपिक जो है, मोदी राज्य में बढ़ती अपराध की दर, इसका कारण और निवारण। देखिए, जहां तक अपराध दर का सवाल है, पंजीकृत अपराध में काफी वृद्धि, पंजीकृत अपराध में काफी वृद्धि हो रही है। और जहां तक उसमें सभी तरीके के मामले जैसे बढ़ रहे हैं, और उसी के साथ साथ एक ट्रेडिशनल जो वायलेंस है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। और 4 से 6% अपराध में पिछले साल से अभी तक वृद्धि हुई है। और इसमें जैसा कि आपने कहा है कि शिक्षा एक और अपराध जो हमें देखने को आया है, ये बहुत एक कॉमन हो गया है, जहां लॉट ऑफ आप देखेंगे कि इन 8 सालों में कितना पेपर का लीक होना पाया गया है, जिसमें यंगस्टर्स जो अपना भविष्य बना रहे हैं, उनमें एक आत्मविश्वास और एक हौसला उनमें एक कम हो गया, एक नेगेटिविटी उनके अंदर आ गई है कि भाई अब तो पेपर लीक होते हैं, कोई कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है। तो जहां तक अभी वही इसमें जो जेन जी जो है, जो जनरेशन, जो यंग माइंड्स है, जो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं इन एग्जाम्स के थ्रू, उनमें एक नेगेटिविटी पैदा हो गई है। और एक इस तरह की बड़ी तादाद हो गई है, जैसे एक जेन जी एक तैयार हो गया है, इनमें एक आत्मबल और एक रेवोल्यूशन चाहते हैं, और एक डिमांड कर रहे हैं कि वाकई में ये धांधली सरकार की जिम्मेदारी है। और इसमें एजुकेशन मिनिस्टर बिल्कुल साफ इसमें अपराधी का साथी है, और उसको रिजिग्नेशन की ये लोग मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से अब इसके कारण जो हम, जैसे कि आपने जोशी जी पूछा है, मिश्रा जी, कि कारण तो इसमें अनेक है। और अपराध दर की जो रेट है, इसमें कई मतलब आर्थिक और सामाजिक कारण भी हो सकता है अपराध बढ़ने का। इसमें तीव्र शहरीकरण, आय में असमानता, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी के कारण एक युवाओं का एक वर्ग अपराध की ओर आकर्षित हो रहा है। तो लाजमी है, आप देखेंगे कि इन ट्रेडिशनल वायलेंस के साथ साथ एक साइबर क्राइम जो आजकल, जो जोशी जी ने बताया, एक इसमें भी काफी वृद्धि हुई है। जो हमारा अपराध दर का जो कारण एक साइबर अपराध, डिजिटल लेन देन, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट जिसमें एक और नई चीज आ गई है, और पहचान की चोरी जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक माना जाता है। ये सारी चीजें, इनमें काफी मतलब 70% की वृद्धि हो गई है डिजिटल क्राइम्स में। मंसूरी और साहब, ये बात अगर आपने सही कही कि डिजिटल वर्ल्ड में अपराध बढ़े, बिल्कुल सही है। मैं इसके लिए दोष किसका है, इसके आने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आप अपने दिमाग में रखिए कि जिस प्रकार से सड़कों पर मॉब लिंचिंग हुई है, और हमारी सरकारों ने उसकी निंदा नहीं की, उस पर चुप्पी साधी रही। वहां जब न्याय नहीं मिलता है तो निराशा बढ़ती है, ये एक सिद्धांत है। अब आप इस विषय पर मैं जोशी जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या उसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है? अदालतें तो जिम्मेवार है ही, पर क्या सरकार जिम्मेवार नहीं है? जहां सरकार में जो शीर्षस्थ माना जाता है प्रधानमंत्री, वो जब उस पर चुप्पी साधे रहते हैं ऐसी घटनाओं पर, तो लोगों का हौसला बढ़ता है। वो ताकतें जो इन्होंने पैदा की हैं वो शक्तिशाली अपने को महसूस करती हैं, और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। जोशी जी, आपका क्या कहना है? देखिए सतीश जी, 2014 से लेके और 2026 इस कम से कम दो नई ढंग के अपराध तो मैंने पहली बार सुने, देखे मतलब सुने क्या। एक तो हमने ये देखा, जैसा कि आपने कहा कि मॉब लिंचिंग का, और गौर जो बड़े उस गाय की रक्षा वाले जो लोग थे, उन्होंने किस तरह से
लव जिहाद, और दूसरा कि बेचारा दूसरा मांस ले जा रहा है, बता दिए कि ये गाय का बीफ है, फलाना ठिकाना है। और उसकी सबसे पहले अल्पसंख्यक लोगों की जो नोएडा के पास से जो दादरी पर वहां पर शुरुआत हुई थी, उसका एक सिलसिला लंबा चल पड़ा। फिर इसके बाद फिर बॉम्ब लिंचिंग होने लगी, लव जिहाद होने लगा, फिर खिजाब का कई चीजों को लेकर। ये पहली बार हुआ, पहली बार देखने को मिला। दूसरा वो भी देखने को मिला कि जब आप देखिए पिछले 10-12 साल में कम से कम 8 से 10 पूंजीपति देश का हजारों करोड़ रुपए लेकर के चंपत हो गए, फरार हो गए। और मोदी सरकार जो अपने आप को बड़ी शक्तिशाली मानती है, एक भी भगोड़े को स्वदेश नहीं ला सकती, एक भी भगोड़े, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो और कुछ हो। 8-9 लोग भागे यहाँ से हजारों करोड़ रुपए का लेकर के। ये पहले मैंने नहीं सुना था ऐसा। ये इस ये अपराध नहीं तो क्या है, ये अपराध भी है। और देखा जाए धार्मिक दृष्टि से दूसरा, जो आप एक गरीब, एक बेचारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग को आप मार देते हैं ये बता कर कि ये गाय का मांस है, वो होता नहीं है, और जबरदस्ती उसको कर देते हैं। वो बाद में सिद्ध भी हो गया ऐसा नहीं था। अब वो आप तीसरा काम पाप ये भी करते हैं कि अगर कोई अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग का अगर सब्जी वगैरह बेच रहा है तो साहब आपको कहते कि नहीं, मुस्लिम इसका कोई सब्जी नहीं करनी चाहिए। ये भी मैंने पहली बार देखा। मैंने ये भी पहली बार देखा कि इस जो बुलडोजर की संस्कृति शुरू की गई, अब देखा जाए तो लीगली कहेंगे आप लोग कह देंगे, लेकिन ये मानवता के खिलाफ किया गया एक पाप है और अपराध दोनों है कि आप जरा सी बात पर बुलडोजर चला देते हैं। उससे मैं पहले बुलडोजर की संस्कृति पर मैं बुलडोजर की संस्कृति का हुई, तो ये उससे पहले तो नहीं देखा। तो ये जो नए नए अपराध और पाप में नए नए आयाम जुड़े हैं 10-12 साल में, वो अपने आप में आतंकित करने वाले हैं कि इन्होंने एक नया नैरेटिव तैयार किया है। और वो है कि साहब अगर आपको इस देश में रहना है तो हम सर्टिफिकेट देंगे कौन हिंदू है, कौन भारत का नागरिक है। और अब तो नागरिक के ये भी पहली बार सुना, अब तो पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो भैया जी, मोदी जी और अमित शाह जी, जरा आप ये बतला दीजिए कि वो प्रमाण पत्र कौन सा है नागरिकता का, एक अंतिम रूप से बतला दो यार, उसमें क्या, वो भी आप नहीं बताना चाहते। जोशी जी, आज हमारा नागरिक भटक रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो क्या है, वो वोटर है कि नहीं है, वो नागरिक है कि नहीं है। अभी आपने किस्सा सुना कि टेलीग्राफ के एक एडिटर साहब के साथ क्या हुआ, वो आपने सुना। मैं मंसूरी जी के पास चलना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि एडवोकेट होने के नाते जब बुलडोजर संस्कृति पर सुप्रीम कोर्ट तक ये कहता है कि ये गलत है और सरकार करती है, तो वो क्या कोर्ट का अवमानना नहीं है? क्या कोर्ट को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि बुलडोजर, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और बुलडोजर बराबर इस्तेमाल हो रहे हैं। आज वेस्ट बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वहां की सरकार अब खुले तौर से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। मंसूरी साहब, आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। जी जी मिश्रा जी, इनफैक्ट अगर आप देखें 2014 से लेके 2026 तक ये जितने भी क्राइम अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें बड़े हौसला बढ़ रहा है लोगों का। और ऐसे ऐसे अपराध जो सामने आ रहे हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिले कई दशकों में, जिसमें एक आपने जो बुलडोजर की बात की है, इसमें काफी बढ़ोतरी हो रही है। और जहां जहां ये सरकार का आगमन हो रहा है जिस राज्य में, वहां इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके अलावा आप जैसे कि जोशी जी ने कहा, मॉब लिंचिंग एक बहुत पुराना, ये भी एक 8-10 सालों में देखने को बहुत मिली है। एक गौ रक्षा का भी ये भी एक मसला है, ये भी बहुत आम हो गया है। इसके अलावा धर्म, जाति, नस्ली हिंसा,
इन सब चीजों में हमारा ध्रुवीकरण हो रहा है और ये सरकार इसमें लोगों को लोगों को काफी बढ़ावा दे रही है इन सब चीजों के लिए। तो जहां तक बुलडोजर का सवाल है, ये पद्धति बिल्कुल गलत है और इसमें बिल्कुल कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अब चूंकि इस तरह का डिले, जहां लोग दशकों से अपने घरों बनाए रखे हैं, मेहनत से घर बनाए हुए हैं और उसमें उनकी जनरेशन भी रह चुकी है और उसके बावजूद उनके मकानों को ढाया जा रहा है कि भाई ये अवैध है, तो ये कहीं का कोई कानून नहीं कहता है कि भाई इनको निकाल दिया जाए। एटलीस्ट उनको उसका ऑल्टरनेट तो दिया जाए, उसको एक ऑल्टरनेट जगह बसाया जाए। तो ये चीज गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, लेकिन पर इसमें बड़ा एक नकारात्मक सोच है सरकार की कि इस तरह के हादसे जो बुलडोजिंग के हो रहे हैं हर राज्य में, और जहां जहां राज्य में ये सरकार पहुंच रही है, इस तरह के मामला बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं तो की नकारात्मक, मंसूरी साहब, सरकार की नकारात्मक सोच सही है। अदालतें क्यों चुप हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है, संविधान डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है। कोर्ट अपने आप में सक्षम है इनको लेने के लिए, इसको रोकने के लिए, पर वो भी ऐसा लगता है जैसे कि उनको कुछ पता ही ना हो। जोशी जी, मैं इस अपराध के साथ एक और अपराध की बात करना चाहता हूँ जी। मैं जिस अपराध की बात करना चाहता हूँ वो हमारे दो धन्ना सेठों को जिस प्रकार से सरकार प्रमोट कर रही है और गलत सही ढंग से उनके बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। जैसा कि अभी सामने आई बात कि सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी जी अदानी जी को बंदरगाह या कोई और प्रोजेक्ट दिलाने के लिए दबाव डाल रहे थे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अदानी जी के ऊपर अमेरिका में केस चल रहा था और उसको निपटाने की कोशिश की गई। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे नज़र में ये एक बड़ा अपराध है। सरकार को तटस्थ होना चाहिए, सरकार को किसी को अननेसेसरी प्रमोट नहीं करना चाहिए। जोशी जी, देखिए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी प्रधानमंत्री ने बिरला या टाटा या सिंघानिया या जैन या और किसी के लिए विदेश जाकर के किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से को सिफारिश की हो कि अमुक हमारे सेठ को ये दे दिए। आज तक मैंने नहीं सुना था, लेकिन पहली बार मैंने ये सुना और छपा 2000 के हमारे माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी फ्रांस में जाकर फ्रांस के राष्ट्रपति से क्या कहते हैं। सुनने में ये भी आया कि उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति जिनको भागना पड़ा आखिर में, उनको उन्होंने किसके लिए पैरवी की? अडानी के लिए पैरवी की, उससे पहले अंबानी के लिए पैरवी की। कई जगह उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको याद हो जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और उन्होंने SBI से कहा था कि अडानी जी को 7-8 हजार करोड़ डॉलर तुरंत रिलीज कर दिए जाए। उस समय ये भी बात सामने आई थी जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बन करके ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। ये मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जो खुद बड़े अर्थशास्त्री थे वो नहीं सुना। इंदिरा गांधी के जमाने, राजीव गांधी, मैंने तो खैर इन कई लोगों के साथ यात्राएं भी की हैं देश विदेश की, चाहे वो नरसिम्हा राव हो और चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो और चाहे इंद्र कुमार गुर्जर, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ भी मैंने विदेश यात्राएं की, UN को कवर किया, अमेरिका के यात्रा को कवर किया। उन्होंने कभी किसी भी सेठ के लिए, तो ये जो नया भारत की राजनीति में जो एक नया डायमेंशन जोड़ा है कि हमने एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म, 11 पूंजीवाद को जो एकदम से बढ़ावा दिया, उसको प्रमोट किया, उसका जो आने वाले दुष्परिणाम जो निकलेंगे भारत की अर्थव्यवस्था पर,
और सामाजिक रखरखाव पर इसका अंदाज ना मोदी जी को है, ना उनके लंगोटियार अमित शाह जो कि है गृह मंत्री ये उनको एक है। अपराध तो हुआ, ये एक ये अपराध तो हुआ। ये जनता के विरुद्ध, मैं ये कहूंगा, ये जन विश्वास के विरुद्ध ये अपराध है और पाप भी है। क्योंकि मैं पाप इसलिए कह रहा हूं कि ये जानबूझ करके हिंदू संस्कृति, भारतीय परंपरा, सनातन, आध्यात्म, विश्व गुरु की बात करते हैं। तो इनको पाप का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा जल्दी समझ में आता है। अपराध का सीधा संबंध आपके लीगल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ये अब कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं अब मैं मानते। एक और अपराध की तरफ, अपराध जी के सर। ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ और मंसूरी जी से पूछूंगा। हाँ, मंसूरी जी, सरकार, क्योंकि न्यायालय का मामला जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं मंसूरी साहब से पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हाँ, किस्सा आया, जिस तरह से पार्टियों को खरीद फरोख्त का मामला आया, जिस तरह से पार्टियों को तोड़ने का आया, जैसे अभी हमने देखा कि टीएमसी और शिवसेना को तोड़ा गया, इस प्रकार से मेजॉरिटी बनाना, तो संविधान को बदलने के लिए ये शायद ये प्रयास हो रहा है। आप इलेक्शन कमीशन को एक टूल बना लेना अपनी सत्ता में बना रहने के लिए। मंसूरी साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये देश की प्रजातंत्र के साथ एक बड़ा अपराध है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी सर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीति इन 14-15 सालों में इस देश में हो रही है। और जैसे पार्टी की खरीद फरोख्त, पार्टियों को तोड़ना, छोटी छोटी पार्टियों को बिल्कुल से मतलब आप ये सके अपोजिशन को धीरे 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 खत्म करने की जो प्रक्रिया है, और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे आपने बात की है, ये एक नई इस देश में इन 15 सालों में देखने को मिल रही है। और ये एक बड़ी घातक हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन पे एक हमला होने की तैयारी है, जिसमें जैसे कि आपने कहा कि एक हमें आने वाले समय में कुछ चेंजिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात हमारी हो रही थी, तो इसकी भी तैयारी चल रही है। और ये बहुत ही संगीन मामला है, जिसमें एक वन वोट और इसका भी प्रक्रिया, इस वन इलेक्शन वन वोट का भी ये बहुत वन वोट वन नेशन वन वन नेशन। हाँ, नेशन वन वोट, वन नेशन वन वोट, इसकी भी बड़ी तेजी से ये लोग काम कर रहे हैं इस पे, ताकि इस देश को पूरे देश को कैसे ये पार्टी कब्जा ले और उसको अपने मन चाहे तरीके से इसको चलाए। और चूंकि जैसा कि आपने देखा कि अपराध, इनके साथी जो हजारों करोड़ों हजार रुपए लेकर बाहर भाग गए हैं, लेकिन एक छोटा सा किसान 50,000 रुपए अपना अगर लोन भी लेता है तो वो अदा नहीं कर पाता और आत्महत्या कर देता है। वहां कोई अभी कुछ दिन पहले मामला आया है यहाँ पटेल नगर की तरफ, एक 8,000 रुपए एक शख्स, जिस 50,000 जिसने उधार लिए थे किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी से कोई, और उसने 41,000-42,000 रुपए अदायगी कर दी और 8,000 नहीं दे पाया। उस फाइनेंशियल कंपनी के लोगों ने उसको घर से उठाया और रात भर मारा और उसकी सुबह हत्या हो गई। ये अभी 2-3 दिन पहले का मामला है। तो इस तरह के ये हालात देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़े सीरियस इशू है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे क्राइम जो अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ भी बहुत अपराध बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे अभी आप रजिस्टर्ड केसेस देखेंगे कंसिस्टेंटली हाई बढ़ते जा रहे हैं, जहां 4.5 लाख केसेस एनुअली महिलाओं और बच्चों के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ऑल्सो ऑन द क्रूएल्टी बाय हस्बैंड्स और रिलेटिव्स, इसमें भी दर बढ़ती जा रही है। जी, आपने सही कहा। ये मुद्दे, ये क्राइम बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम समय की कमी की वजह से मैं इसमें हम एक चीज और जी जोड़ जोड़िए दूं। जी। अदालत का मामला है, ये भी मैंने पहली बार देखा जब
जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के खिलाफ कारवान मैगजीन इतना खुल करके छापता है कि उनका विगत कैसा रहा है, उनके खिलाफ कौन कौन से मामले रहे। लेकिन मजे की बात यह है, सूर्यकांत जी किसी एक का भी खंडन नहीं कर पाते हैं, न उस मैगजीन के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं। और वही सूर्यकांत जी ये भी कह देते हैं कि भाई ये बेरोजगार लोग जो युवक हैं वो कॉकरोच हैं और परजीवी हैं। तो अगर न्याय की शिखर पीठ पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसको उसको सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना नहीं मालूम हो, मैं सोचता हूँ कि ये पाप और अपराध दोनों है। ये आपने सही कहा, जनता के विश्वास के साथ आपने सही कहा। मैं वही तो उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। ये अक्षम अपराध है। सूर्यकांत जी में जरा भी अंतर, वो कौन से जैसे बोलता है ना अंतरात्मा, तो उन्हें उस सीट पर बैठने की एक क्षण भी उनको नहीं बैठना चाहिए। मैं तो आपने सही कहा, आपने सही कहा। हम यही कह रहे हैं कि जो न्याय की फलसफा है, जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें बदलाव आ रहा है। जहां पहले ये कहा जाता था कोई आदमी इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए, आज कहा जा रहा है वो गिल्टी है और वही प्रूव करे कि वो इनोसेंट है। अब ये जो परिवर्तन आ रहा है गृह मंत्री के निर्देश पर, वो एक बहुत बड़ा अपराध है। आगे देखते हैं। अब हमने समय की कमी की वजह से कारण तो हमने बहुत सारे ढूंढ लिए, अब निवारण क्या होगा। मैं सर्वप्रथम स्मॉल समय में जोशी जी बताइए निवारण क्या हो सकता है। ये निवारण तो मैं एक सामान्य और रिटायर्ड पत्रकार हूँ, कहाँ मैं इसका समाधान निवारण, खैर अगर आपने जानना ही है तो मैं एक मान के कह सकता हूँ कि मेरी दृष्टि से तो इस वर्तमान जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें इसका कोई निवारण नहीं हो सकता। इसके लिए जरूर एक आमूलचूल परिवर्तन, एक फंडामेंटल चेंजेस आपके सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम में आनी चाहिए। जब तक वो आएंगे नहीं तो कोई निवारण नहीं हो सकता। फाइनल सॉल्यूशन या फाइनल सेटलमेंट की बात करना वो सब एक लंबी है। तो इसलिए फंडामेंटल बुनियादी परिवर्तन आपकी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संरचना में आना पड़ेगा। और किसी को दूसरा जो एक नया चल रहा है कि आप अल्पसंख्यकों को तो वो दोयम दर्जे का एक नागरिक बनाने की बहुत सिस्टमेटिकली और बहुत ही चालाकी से, शातिरी के ढंग से कर रहे हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो देश में अगर वाकई आप चाहते हैं स्थायी शांति, स्थायी समाधान हो, विषमता को समाप्त करना पड़ेगा। आर्थिक विषमता बहुत गहराती जा रही है और ये एक दिन ऐसा हो आएगा कि जैन जड़ जब कुछ सड़कों पर उतर आएगा, जैसा कि नेपाल में हुआ या बांग्लादेश में हुआ या और जगह हो रहा है। तो इस पता नहीं रूलिंग जो पार्टी है और हमारी रूलिंग क्लास है उसका इसको एहसास है या नहीं, लेकिन वर्तमान स्टेटस कोइज्म में ये इसका समाधान बिल्कुल नहीं है। ये मेरा हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया नहीं। निराशा चारों तरफ है। नागरिक आज भटक रहा है, वही नहीं जानता नागरिक है कि नहीं। शायद मंसूरी साहब कुछ इसका निवारण बता सके। थोड़े समय में आप इस पर प्रकाश डालिए। जी डॉक्टर साहब, निवारण और समाधान, तकनीकी सुदृढ़ीकरण जिसे टेक्निकल अपग्रेडेशन कहते हैं, आज के दौर में जैसे कि सरकार की तरफ से क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम जो CCTNS का उपयोग अपराधों को रोकने के लिए आजकल बड़ा किया जाता है, उसको अत्यंत प्रभावी साबित हो रहा है, क्योंकि इससे बड़ा तो इसमें कई निवारण के इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षा और जागरूकता, कड़े आपराधिक कानून, रोजगार और सामाजिक कल्याण, इन सभी जैसे शिक्षा का प्रसार, कौशल विकास और रोजगार सृजन के माध्यम से युवाओं को मुक्त धारा से जोड़कर अपराध की जड़ पर प्रहार किया जा सकता है। देश में कानून व्यवस्था और मजबूत करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को बहुत बेहतर बनाना। आप देखें कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का उपयोग किसी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी
की शिकायत दर्ज करने के लिए होता है, उससे भी, और सामाजिक आर्थिक कारकों का समाधान भी इसमें जरूरी है, जहां उच्च गरीबी स्तर, आय असमानता, शिक्षा का अभाव और बेरोजगारी, ये सभी कारक अपराध दर में वृद्धि का कारण बन रहे हैं। मंसूरी साहब, आपने प्रकाश डाला, आपने बताया, जोशी जी और आपने मिलकर आज हमारे दर्शकों को समझाया क्या कारण है अपराध बढ़ रहा है। हमने अपराध को सामान्य दृष्टि से नहीं देखा, हमने संविधान के हिसाब से देखा, संविधान की पृष्ठभूमि में देखा। आज के लिए इतना ही। मैं अपने दर्शकों से अपने सर्वप्रथम अपने पैनलिस्ट रामशरण जोशी जी और मंसूरी जी का धन्यवाद देता हूं और दर्शकों को अपील करता हूं कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे कि हम आपके मुद्दों को उठा सकें। ये बात सही है कि आज हमारा नागरिक भटक रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो किस ओर जाए, नागरिक है कि नहीं है। इन मुद्दों पर हम बराबर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।